देख रही आपका मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास नारी, माफ करिएगा, हमारा यह प्रोग्राम केवल महिलाकरण के लिए, हम महिलाओं के लिए समर्पित करते हैं। और एक बार फिर उसमें महिला सशक्तिकरण की 2020 क्या उम्मीद, क्या अपेक्षाएं हैं, और इसी के साथ जो अब तक चला आ रहा है, कहा जाता है कि महिला सशक्तिकरण स्लोगन्स दिए जाते हैं, लेकिन हम उसको धरातल पे कितना उतार पाते हैं, बड़ा सवाल ये है। मैं आपको मजबूत लाता हूं, उसके बाद हमारे लिस्ट हमसे मुखातिब होंगे और चर्चा करेंगे। एक बार जरा आप हमारा आज का एजेंडा है वो देखिए। 2020 में कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्भया मामले में अपराधियों को सुनाई फांसी की सजा, लेकिन अब भी बढ़ रहा है महिला अपराधों का ग्राफ। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि कब बदलेगी महिलाओं के प्रति सोच, क्यों बढ़ रहे हैं महिला अपराध। महिला सशक्तिकरण के सरकार के स्तर पर प्रयास जारी हैं, तो समाज में कुछ हद तक सोच बदली है, लेकिन अभी भी कुछ हद तक इस सोच को और ज्यादा बदलने की जद्दोजहद करनी होगी। हालांकि 2012 के निर्भया कांड दर्द को 2020 में न्याय जरूर मिला, लेकिन इस दौरान कई ऐसे और मामले सामने आए जिसने सामाजिक ताने बाने को भी शर्मसार कर दिया। मैं ये नहीं कि मैं खाली निर्भया के लिए लड़ रही हूँ या उनको फांसी हो जाएगी तो खत्म हो गया, नहीं। मेरा तो यही है कि मैं अगर इसके खिलाफ आवाज उठाई हूँ तो हर बच्ची के लिए उठाऊंगी, जो भी जितना कर सकूंगी इसके अगेंस्ट जरूर करूंगी। सरकारी आंकड़ों को देखा जाए, ग्राफ ऊपर की ओर ही जा रहा है। राजधानी जयपुर में महिला दुराचार के आंकड़े 66% तक बढ़े हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं। आज भी देश में हो रहे हैं बाल विवाह, पेट में ही कर दिया जाता है रिश्तों का कत्ल। कम उम्र में मां बनना भी बनता है मौत का कारण, जो कि महिला अपराध से कम नहीं है। ऐसी महिलाओं से कमजोर बच्चे पैदा होना या फिर नवजात की ही हो जाती है मौत। ये तो अपराध के आंकड़े महिला सुरक्षा की बात कह रहे हैं, लेकिन इसके दूसरी तरफ का पहलू भी देखा जाना चाहिए। तो आज भी 21वीं सदी में बाल विवाह का दंश देश को पंगु बना रहा है। हालांकि इनके आंकड़ों में कमी जरूर आई है, लेकिन आज भी कई जगहों पर गर्भ में रिश्ता तय कर दिया जाता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे की रिपोर्ट में बताया गया है कि राजस्थान के भीलवाड़ा में आधी से ज्यादा आबादी का बाल विवाह हुआ है, जिनमें अधिकतर तो 7-8 साल की उम्र में ही परिणय बंधन में बंधे हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको दादा ने पेट में रहते ही विवाह का फैसला कर दिया और फिर अगली पीढ़ी इसको चुपचाप मान भी लिया। 21वीं सदी का भारत चंद्रमा पर पहुंच रहा है। विज्ञान से लेकर आईटी तक देश को बड़ी सफलता मिली है, लेकिन देश की आधी आबादी पर बढ़ रही हिंसा अभी भी सरकारों के सामने बड़ी समस्या बनकर मुंह बाएं खड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। चलिए, आपने मजमून देखा कि नारी की शक्ति की बात करते हैं, उसे सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन बाल विवाह हो जाता है। घटनाएं ऐसी ऐसी होती हैं कि हम ये कह नहीं सकते कि हम किस समाज में रहते हैं। एनसीआरबी ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं। वो राजनीतिक दलों के लिए एक सियासी मुद्दा हो सकते हैं, लेकिन सभ्य समाज पे एक तमाचा भी है। हम एक तरफ चंद्रमा पे जाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हालात जो है मुल्क में, वो मुझे लगता है कि कोई सियासी मुद्दा नहीं, ये हकीकत से वाकिफ होने का, और ये दुरुस्त कैसे हो सकते हैं, बड़ा सवाल ये है। समाज में जब तक सोच नहीं बदलेगी, जब तक कितनी ही बार हम महिला को शक्ति कहें, महिला को देवी कहें, महिला को मातृशक्ति कहें, मुझे लगता है इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। सबसे बड़ी बात, आपके अल्फाज में, आपकी नजर में वो रेस्पेक्ट होना चाहिए जिसके उसको हक है। यही हमारा मजमून है। हमारे साथ इस वक्त ऋषा सिद्धू जी सोशल एक्टिविस्ट जुड़ी हैं, राजस्थान महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता सुमन शर्मा जी हमारे साथ में हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय से नीतू कछावा जी और पल्लवी कौशिक जी हमारे साथ है। आप सभी का स्वागत है। मैं सुमन जी आपके पास आना चाहूंगा। कोई पार्टी का इश्यू नहीं है, और यही एक बड़ी वजह है कि आप एक ऐसे बिल्कुल एक रेस्पेक्टेबल पद पे बैठी रही हैं और आप एक सीनियर लीडर भी हैं, तो दोनों चीजें हैं। बहुत नजदीक से आपने महिलाओं की तकलीफ को भी देखा। नियम बहुत बने हैं,
अगर हम बात करें 2012 निर्भया केस की, तो उसके बाद से भी बड़े सख्त कानून बने, लेकिन जो ग्राफ जिस तरह से बढ़ता जा रहा है वो बड़ा चौंकाने वाला है। बाल विवाह अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है। अंग्रेजों के वक्त भी ये सोच थी कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, लेकिन आज तक भी हालात ये है कि राजस्थान के ही कई गांव, मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के ऐसे ऐसे गांव हैं कि आधे आधे गांव बाल विवाह कर डालते हैं, कोख में ही रिश्ते तय हो जाते हैं। किस सदी की बात कर रहे हैं? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि महिलाओं पे जब भी हम लोग डिस्कशन करते हैं, मैं कई डिबेट में भी ये बात हमेशा रखी हूँ कि महिलाओं को लगता है कि दोयम दर्जे की बात जो हिंदुस्तान हो या और भी कई मुल्क हैं जहाँ महिलाओं के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता है। बातें तो बहुत हुआ, शिक्षा भी बहुत हुई, तरक्की और उन्नति भी बहुत हुई, लेकिन मुझे लगता है महिला को हमारे समाज ने इंसान के रूप में कभी नहीं देखा। हमेशा उसको एक जो माइंडसेट के रूप में देखें, महिला है वंश को आगे बढ़ाएगी, इसलिए जल्दी विवाह करो, विवाह हो गया तो जल्दी से बच्चा पैदा करो, माने एक प्रोडक्टिविटी की चीज समझ के माने इस तरह से महिला को चित्रित किया गया हमारे समाज में। तो ये सब कारण कहीं ना कहीं बहुत अच्छे समाज बनने के बाद भी, बहुत पढ़े लिखे समाज में भी आप जाएंगे तो आपको महिला को लेके एक जो सोच है उस सोच में कहीं बदलाव नहीं है। विचार जरूर मॉडर्न हो गए हैं, महिला को लेके देखने का नजरिया अभी भी नहीं बदला है। आपकी वेशभूषा बदल गई, आपके पहनावे बदल गए, आपके इरादे भी बदल गए, मैं मानती हूँ, लेकिन जो एक कीड़ा आपके दिमाग में पितृसत्तात्मक का हिंदुस्तान में रहा है वो नहीं बदला। मुझे लगता है वही पूरी तरह से कहीं ना कहीं कारण है। सरकारें बहुत योजना बनाती है। देखिए योगेंद्र जी, आपको मैं कहूँ कि सरकारों की तरफ से इतने सालों में कहीं कोई कमी नहीं रही। महिलाओं को लेके, बच्चों को लेकर योजनाएं मैंने बैक टू बैक बनती ही रही। ऐसा नहीं कि ये आए तो वो कर गए, वो आए वो नहीं किए, ऐसा नहीं है, मैं मानती हूँ। लेकिन जो माइंड सेट में बदलाव होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं बदला। मैं एक पढ़े लिखे परिवार में हूँ, मेरे पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, मेरी शादी भी एक पढ़े लिखे परिवार में हुई, मेरी बहू भी आ गई है, लेकिन आज भी जो अगर रात में कहीं जाने की बात होती है तो मैं भी आयोग की चेयरपर्सन हूँ, दिल कहीं ना कहीं धड़कता है कि अपने बच्चों को, अपनी बहू को रात में अकेले कैसे भेजें। तो ये जो माइंडसेट है ना, ये मुझे लगता है कुल मिला के कहीं ना कहीं महिलाओं के मन में वो डर, वो भय रखा है, जो खुले आकाश में उड़ती तो जरूर है लेकिन अपने पंखों को खोलने से बहुत डरती हैं। उन्हें लगता है कि यदि हमने अपने पंख खोले तो कुतर दिए जाएंगे, क्योंकि जो उड़ना चाहती हैं उनको काटने की कोशिश भी आप लोगों ने देखी है। तो ये माइंडसेट जब तक पुरुषों के मन से नहीं जाएगा तब तक हमें पूरी आजादी नहीं मिलेगी। निशा जी, आपके पास आना चाहूंगा। महिलाएं काफी मिलती हैं आपसे, आप खुद सोशल एक्टिविस्ट है। 21वीं सदी महिलाओं की क्रांति की बात कही जाती है कि महिलाओं को समर्पित है। बहुत सारे स्लोगन सुने हमने कि ये साल महिला उन्नति के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, लेकिन मुझे वो दिखाई नहीं देता। अगर महिला कहीं आगे बढ़ रही है तो मुझे लगता है कि एक प्लेटफॉर्म हो सकता है, लेकिन वो अपने बूते, अपने बल पर बढ़ रही है। वो चाहे चंदा कोचर आज बेशक कुछ बातों को लेकर के चले, लेकिन वहां तक जिस मुकाम तक पहुंचे मुझे लगता है कि उनकी अपनी काबिलियत थी। चाहे चंद्रयान के जरिए स्पेस में अगर कोई महिला पहुंची है तो वो अपने बूते पे पहुंची, अपने हुनर पे पहुंची है। लेकिन आज भी अगर हम कहें तो वह प्लेटफॉर्म या जो सोच है वो बदल नहीं पाई है। ये बात सही है, क्योंकि समय समय पे बेटियों ने अपनी योग्यता को साबित किया। वो हर क्षेत्र में किया, जहां जहां उनको अवसर मिले हैं उन्होंने उन अवसर का भरपूर सदुपयोग किया है। लेकिन ये बात भी सच है कि उनके पैर पीछे खींचने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई है कि आप आगे बढ़ोगी तो कैसे। एक बहुत सुंदर पोस्टर हैदराबाद में मैंने देखा था कि महिलाएं पार्लियामेंट की तरफ बढ़ रही हैं और पीछे से बहुत सारे पुरुष लोग हैं, वो लेके कील ठोक रहे हैं उनकी के पल्लू के ऊपर की कैसे रोकने के लिए, बिल्कुल रोकने के लिए। तो वो दिल को छू गया था कि हमारे समाज वास्तविक स्थिति यही है कि आप आगे कैसे बढ़ोगे। लेकिन मैं ये भी नहीं कहती कि सारे पुरुष विरोध करते हैं, कहीं ना कहीं कोई कोई पिता, कोई कोई भाई हमें आगे बढ़ाने में साथ देता है। कभी कोई दोस्त भी या कोई परिजन ऐसा, परिचित ऐसा है, वो भी मददगार होता है कि तुम नहीं भाई, तुम्हें ये तो करना ही है, तुम कर ही लो, ठीक रहोगी। बट सही कहा सुमन ने, हमारी मानसिकता जो है उसको हम कैसे बदलेंगे, उसमें बदलाव नहीं आ रहा है। अगर उस मानसिकता में बदलाव नहीं है तो हम
फिर हाशिए पे धकेले जाते हैं, बार बार धकेले जाते हैं। एक लड़ाई को हम लड़ते हैं, एक कानून को हम बनाते हैं, क्योंकि मुझे ध्यान 1975 में महिला वर्ष घोषित किया गया था और बहुत सारे नियम कानून कायदे जो महिलाओं के लिए आए हैं, वो सीडर्स की जो संधि है वहां पे जाके जो आपको एक कमिटमेंट करना पड़ता है कि हम अपने देश में देश की औरतों के लिए ये सब लागू करेंगे, वो कमिटमेंट वहां पे भारत की सरकार चाहे किसी की भी हो, उसको वहां पे जाके करना पड़ता है और तब कोई ना कोई ऐसा कानून कायदा भी बन जाता है। लेकिन वास्तविक स्थिति जब हम देखते हैं तो आज भी उपले थापती बेटियां मिलती हैं, आज भी सिर पे लकड़ियां बीन के लाती बेटियां जंगलों से मिलती हैं, बकरियां चराती मिलती हैं। तो वो सारे काम जो, मैंने ये नहीं कहती कि जो आजीविका से जुड़े हुए हैं वो हमको नहीं करने चाहिए, लेकिन अवसर तो, बात तो बराबरी की समानता की है जो देश के संविधान ने दिया है। तो बेटियों को क्यों डर लगे अंधेरों से, क्यों वो डरे कि भी ये मैं बाहर निकलूं तो मेरे साथ कुछ हो जाएगा। मेरे पास जितनी बेटियां आती हैं, जितनी महिलाएं आती हैं, चाहे वो इंटर्नशिप करने आती हूँ, चाहे अपने काम के सिलसिले में आती हूँ या अपनी समस्या को लेके आती हूँ, मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि तू तेरे साथ परिवार को लेके आ। मैं कहती हूँ अकेली आना भाई, एक बार जगह दिखा दी आपके पिताजी ने या पति ने, अब आप अगली बार अकेले आओगी। अरे मैडम वो कुछ नहीं, आप अपने मन से ये भय निकालो, तब बदलाव तो वहां से शुरुआत में बदलाव की होगी। दूसरी बात कि एक तो ये हो गया कि आपने वो डर और भय उनके अंदर से निकाल दिया। दूसरा, जो हिंसा हो रही है, बेपनाह हो रही है, उस हिंसा को तो उस पैट्रियार्की के चक्रव्यूह को हमको तोड़ना पड़ेगा, तब जाके वो खत्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। वो बदलाव तो हमारी अपनी सोच से ही आएगा। अगर मैं सास होने के बाद ये कहूं कि अरे बहू तू तो ये नहीं लेके आई, मैं बेटी और बहू में फर्क करूंगी, तो वो बदलाव कभी नहीं आ सकता। तो मुझे लगता है कि हमको उस तरह से सोचना चाहिए, तब जाके कोई बदलाव आएगा। चलिए, नीतू जी हमारे साथ में है। नीतू जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि देखिए 33% आरक्षण की अगर बात की जाएगी तो मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ा लाजमी होगा। सुमन जी तो खुद भी जानती हूँ उस प्लेटफॉर्म से हैं, बट कितनी चर्चा कर पाती हैं, नहीं कर पाती हैं, इनके जैसे बहुत सारी महिलाएं हैं, लेकिन 33% आरक्षण आज तक नहीं लागू हो पाया और हर राजनीतिक दल यही कहता है कि हाँ बिल्कुल होगा, होना चाहिए, हम रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कभी कोई ये नहीं कहता कि 33% महिलाओं को अगर आरक्षण नहीं भी आता है तो हम किसी पार्टी के माध्यम से चले हम टिकट देते हैं। खैर चलिए, पॉलिटिकल इश्यू है, लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि 21वीं सदी में हम हैं, महिलाओं की तरक्की, उत्थान, सशक्तिकरण की बात की जाती है और होनी भी चाहिए। अगर आजादी के इतने साल बाद भी, मैं तो कहूंगा इसे आजादी से जोड़ा भी नहीं जाना चाहिए। आजादी के बहुत सारे ऐसे आंदोलन हैं जिसमें महिलाओं की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो ये तो नहीं कह सकते हैं कि महिला आजादी के बाद ही प्रकट हुई है, बहुत पहले से, जब से कुछ ये कहें कि इंसान में समझ आई है, तब से महिला का रोल बिल्कुल बराबर का रहा है। चाहे इतिहास इस बात के गवाह है, चाहे कहीं भी हम पन्ने उलट के देखते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का भी इतिहास कभी भूल नहीं सकता। तो बहुत सारे ऐसी उदाहरण हैं, लेकिन आज जिस तरह की उम्मीद की जानी चाहिए, क्या सोच है आज समाज के अंदर और किस तरह का फेस करना पड़ता महिला को कि हाँ लगता है आपको कि पुरुष प्रधान मानसिकता उसकी वजह से रुक रहे हैं या फिर वो प्लेटफॉर्म महिला को ही नहीं मिल पा रहा है, महिला की वजह से नहीं मिल पा रहा है, ऐसा लगता है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। जैसे मैं खुद, मेरी 18 इयर्स में मैरिज हो गई थी, तो मैं खुद एग्जांपल हूँ इस चीज का, जो मैं यहाँ पर आज मैं जो स्थिति में पहुंची हूँ। लेकिन ये है कि आपको अपनी लगन और अपने आत्मविश्वास तो आपको रखना पड़ता है किसी जगह पर पहुंचने के लिए। दूसरी बात, क्योंकि मैं एजुकेशनिस्ट हूँ और जूलॉजी मेरा सब्जेक्ट है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि है वो इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म नहीं है कि जो जन्मजात आपके साथ में है। हम क्यों सिर्फ लड़कियों को ये बंदिश लगाते हैं कि भाई रात को वो बाहर नहीं निकले, बजाय कि हम अपने लड़कों को भी ये बोले कि वो रात में बाहर ना निकले। हम उनको बचपन से सेंसिटाइज करें इस चीज के लिए कि वुमेन स्पेशल है, वुमेन का आपको रेस्पेक्ट करना है और वुमेन को आपको आगे बढ़ावा देना है। तो ये हमें बचपन से उनको सिखाने की हमें चेष्टा होनी चाहिए। तो जो पेरेंटिंग है, जिसमें माता पिता दोनों आते हैं, दोनों इस बात को अपने बच्चों को, दोनों बच्चों को, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों को अच्छे से अगर समझा पाए तो आज हमारे देश की स्थिति और बेहतर बन सकती है। पल्लवी जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। योजनाएं, नियम, कायदे
स्लोगन्स बहुत सारे बनते हैं लेकिन धरातल पे उतर नहीं पाते हैं। और अगर धरातल पे उतारने की कोशिश की जाती है तो फेल होने का सबसे बड़ा कारण रहता है कि मॉनिटरिंग उनकी नहीं हो पाती है। कानून बहुत कड़े बने हुए हैं लेकिन आज भी घटनाएं जो हैं शर्मसार करने वाली है। महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए अगर उनके साथ कोई भी थोड़ा घर से सुरक्षा के नाम पे डोमेस्टिक वायलेंस अगर है तो उसको बहुत बड़ी ताकत दी हुई है। अगर रास्ते में कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो टोल फ्री नंबर से लेके बहुत सारे सुविधाएं दी हुई हैं। महिलाएं खुद इसका फायदा नहीं उठा पाती। अगर उनके साथ कोई तकलीफ होती है या फिर उसे इग्नोर करके ये साबित कर सामने वाला ही मान के चलता है कि तो कमजोर है, डर गई, ऐसा कुछ लगता है। क्योंकि अक्सर मैं चर्चाएं सुनता हूं कि हमने इसको इग्नोर कर दिया। इस क्वेश्चन का मैं आपने एज अ पर्सन भी और एज अ टीचर दोनों तरीके से आंसर दे सकती हूँ। क्योंकि हम लोग ने जब हम लोग ग्रो अप हो रहे थे, मतलब जो हमारा कॉलेज का टाइम था, उस टाइम से आज के टाइम तक मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो हमारी कॉलेज की फ्रेंड्स थी तब और आज जो हमारे कॉलेज में गर्ल्स हैं, गर्ल्स में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया है। आज भी लड़कियां उतनी ही थोड़ी सी भीरू प्रकार की, थोड़ी डरती हुई, हम टीचर्स से बोलने तक वो डरती हैं, तो वो अपना जो डर है वो शो कर देती हैं। उनके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है। कॉन्फिडेंस की कमी का कारण ये भी हो सकता है कि उनके घर में जो एनवायरनमेंट है, जहां पे उनके पेरेंट्स जो हैं उनको कॉन्फिडेंस इतना नहीं दे पाते हैं, या फिर उनके डेवलपमेंट के दौरान हमेशा उनको जो सेकंड सिटीजनशिप वाला जो प्रेशर रहता है कि भाई जो है उसका कहना मानो, कि प्राइमरी वो है, यू आर सेकेंडरी। तो ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं उनके दिल में घर कर जाती हैं, और जब उनका फेस करने का मौका आता है तब वो डरती हैं, पीछे 2 कदम पीछे रखती हैं। और मैंने जितना लिटरेचर भी पढ़ा है उसमें यही पाया है कि ये सिर्फ हमारे कंट्री में नहीं है, बाहर की कंट्रीज में भी है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो ह्यूमन सोसाइटी है जो डेवलप हुई है, पहले अगर हम शुरू करें तो मैट्रिकल सिस्टम था, पेट्रिकल सिस्टम डेवलप हो गया, इक्वल सिटीजनशिप हमारा कंट्री बहुत जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुआ, इक्वल सिटीजनशिप हमें देता है, विमेन को भी उतना वोट का अधिकार है, मेन को भी उतना वोट का अधिकार है। पर फिर भी जो डेवलपमेंट है, जहां पे सोसाइटी का इनपुट आता है। सब देखिए, ये बात मैं सहमत हूं कि घर से ही हम शुरू करते हैं। अगर किसी बच्चे के साथ में कोई मिसहैपनिंग भी होती है तो घर वाले यही कोशिश करते हैं कि नहीं छोड़, अब उस रूट से मत जाओ, माथा मत लगाओ। हम जानते हैं अदालतों में कितने पुलिस वाले कितने धक्के खाने पड़ते हैं। ये सब चीजें वहीं से दबा दी जाती है, तो वो सोच जो है वहीं से बाहर नहीं निकल पाती है। हम देखते भी आते हैं, लोग बताते भी हैं ये बात, लेकिन अभी आपने जो बात बताई है ये कभी तो बाहर निकलना होगा। 21वीं सदी में आगे बढ़ने की तो बात कर रहे हैं, लेकिन उस मन से तो बाहर निकलना होगा जो अंदर हम छिपा करके रखते हैं कि अगर कोई कुछ भी कह देता है। मुझे नहीं लगता कि महिला कोई कमजोर है। हम भी देखते हैं कई बार बच्चियां रात के उसमें होती हैं, कोई मोटरसाइकिल से लाइट मारेगा, लेकिन वो इग्नोर करती हैं। तो इग्नोर कब तक? कोई भी ब्लैकमेलर हो, कोई भी इस तरह का सिरफरा हो, वो अगर एक बार में उसको जवाब नहीं मिलता है तो वो सामने वाले की कमजोरी समझ के उसको आगे बढ़ाता रहता है, अपनी नियत को, अपनी जो हरकतें हैं उनको। तो जवाब क्यों नहीं दिया जाता है पहले? उसी के अंदर अगर कहीं कोई कुछ कमजोर फील करता है तो सामने वाला सोचता है कि तो कमजोर है या इस तरह से हम कर सकते हैं। सुमन जी के पास कितने केस आते होंगे इस तरह के, निशा जी के पास में आते होंगे, तो ये जवाब क्यों नहीं दिया जाता है? तो मुझे जो लगता है कि महिला सशक्तिकरण की हम बात बेशक कर रहे हो, अभी तो सबसे पहले महिला को खुद को मजबूत होने की आवश्यकता है, जो होना चाहिए। नहीं योगेंद्र जी, इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगी आपको कि आपने बहुत अच्छा सवाल पकड़ा कि सोच में बदलाव महिलाओं से ही प्रारंभ हो और एक्शन भी महिलाएं ही ले। लेकिन इसमें 2 चीजें, मैं तो आयोग में रही हूँ, निशा भी बहुत काउंसलिंग करती है, इनको भी आइडिया होगा कि अपने पास कई एग्जाम्पल सोसाइटी में जैसे जिन्होंने हिम्मत दिखाई, लेकिन हिम्मत दिखाने के बाद भी उनको रिजल्ट नहीं मिला, तो वो समाज में उदाहरण बन जाती हैं और बाकी फैमिली के लोग और बाकी जो लोग हैं वो रोकते हैं कि देखो उसका क्या हुआ, क्या रिजल्ट निकला, वो बहुत बहादुर बन रही थी लेकिन अंत में देखो कोर्ट में, कचहरी में मामला दम तोड़ता रहा और निर्णय नहीं मिला, वो तो खुला घूम रहा है। तो ये मानसिकता बहुत तेजी से समाज में फैलती है। कोर्ट के निर्णय इतने स्लो होते हैं इन समाज, माने महिला पीड़ित है बेचारी, वही पीड़ित बन जाती है, और जो लफंगे लुच्चे जो लोग परेशान करते हैं वो 2-4 साल की सजा काट के बाहर आ गया। अब निर्भया जैसे केस को भी मैं याद करती हूँ, उनके माता पिता को देखती हूँ, 7 साल जिस तरह उन्होंने कष्ट में झेला। ये उदाहरण नजीर कैसे बनेगा? आज जरूर फांसी मिल रही है, थोड़ा डर पैदा होगा, लेकिन अगर जल्दी ये प्रक्रियाएं हो, मैं कोर्ट का बहुत आदर करती हूँ, सभी लोग सिटीजन बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन कोर्ट की प्रक्रिया थोड़ी फास्ट हो जाए, थोड़ी जल्दी निर्णय देने की स्थिति में आ जाए, तो निर्णय जब सामने होगा और फांसी के फंदे तो नजीर बनता है, नजीर बनेगा। मैं निशा जी आपके पास आना चाहूंगा। निर्भया केस का मैं जिक्र कर रहा था। निर्भया केस हुआ, ये केस, उसके बाद में जिस तरह से
एक मोमेंट खड़ा हुआ देश के अंदर, ये मान के चलना चाहिए कि बहुत दिनों से लोग अंदर एक आग दबा करके बैठे हुए थे। कोई उस मोमेंट का नेतृत्व नहीं कर रहा था, किसी की रिलेटिव निर्भया नहीं थी, लेकिन कहीं भी लग रहा हो, जयपुर हो चाहे एक छोटा सा कस्बा हो या फिर राजधानी दिल्ली हो, हर कोई अपनी कैंडल लेकर के निर्भया के साथ में खड़ा हुआ। तो बेशक वो दुनिया छोड़ के चली गई, लेकिन उस प्रेशर के आगे सरकार ने बड़े सख्त कानून बनाए, और कानून का असर होना चाहिए, कानून का डर होना चाहिए, मोटिव तो यही होता है। लेकिन मैं आंकड़े अगर एनसीआरबी के पेश करूं तो एक लंबी बहस चली जाएगी किस तरह से एक घंटा बहुत बड़ी बात है, 1 मिनट में एवरेज 3 रेप, ये स्थिति हो रही है। और पहले तो ये कहा जाता था, कई पॉलिटिशियंस भी बोलते थे, कई राइटर्स से मैंने सुना कि सब महिलाएं वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रही हैं, पहनावे का ध्यान। 6 महीने की बच्ची, 2 साल की बच्ची, उसके पहनावे का कहां, उसको तो ये भी पता नहीं है दुनिया होती क्या है, लेकिन फिर भी पता नहीं है क्या नियत हो रही है। मैं यहां, मेरा सवाल निर्भया से जुड़ा हुआ ये आपसे, हमारे यहाँ कानून एक नजीर बनती है। गल्फ में आप देखिए, खाड़ी देशों के अंदर, वहां कोई हिम्मत नहीं करता देखने की भी, उससे पहले सोचता है कि इसका अंजाम क्या होगा। हम इतने लोकतांत्रिक हमारा देश है, सख्त कानून है, उसके बावजूद भी कानून का डर क्यों निकल रहा है। और अभी भी क्या निर्भया का जो केस है, इसमें फांसी के अंजाम तक 22 जनवरी का हमें इंतजार है। हालांकि कंसिडर कर ली गई है उनकी याचिका को, 14 तारीख को उस पर सुनवाई होगी। हाँ, चलिए देखिए, लेकिन डेथ वारंट उसके जारी हो चुके हैं, तो क्या वास्तव में एक नजीर बन पाएगा, या फिर जैसे सुमन जी ने सवाल खड़ा किया कि इतना स्लो केस चला है ये 7 साल, ये बात केवल निर्भया की मां को हम दिखा रहे हैं, उन्हीं की पीड़ा नहीं है, मुझे लगता है आम हिंदुस्तानी की पीड़ा है ये। तो ये एक नजीर बन पाएगा, या फिर अभी भी ये एक इंतजार है कि कोर्ट को किसी फास्ट ट्रैक पे ले जाना चाहिए? मैं आपकी बात का जवाब दूं उससे पहले मैं नीदरलैंड की बात करना चाहती हूँ कि नीदरलैंड में अभी सारी जेलें बंद कर दी गई हैं क्योंकि वहां कोई क्राइम नहीं हो रहा। तो ये भी नजीर बन सकती है अगर कोई बनाना चाहे तब। और रही बात भारत के अंदर निर्भया केस की, तो सजा मिलनी चाहिए, कोई इससे डिनाई नहीं करता, लेकिन मृत्यु दंड से अपराधों में कमी आ जाएगी, ये फलसफा भी कहीं फिट नहीं होता है, ये भी मान के चलिए। क्योंकि जैसा मैंने डॉक्टर्स के साथ बात किया तो उसमें समझ में ये आया कि जब आप किसी को फांसी के फंदे पे लटकाते हैं तो सिर्फ 2 मिनट का पेन होता है। उस पीड़ा का क्या जिस बेटी ने या जिस महिला ने झेली है, या उसके परिवार का क्या, या उसके पड़ोस का, या उसके मित्रों परिचितों का क्या, जिन्होंने उस पीड़ा को देखा है। निर्भया की बात करें तो हमने उसको तिल तिल करते मरते देखा है। वो मर तो उसी दिन गई थी जिस दिन उसके साथ इतना भयंकर कांड हुआ था, और उसके बिना भी लगातार बेटियों के साथ ये दुष्कर्म के मामले सामने आते रहे हैं। नजीर बनने चाहिए, लेकिन कब? जब फास्ट ट्रैक कोर्ट सच में उतना तेजी से काम करें। और दूसरा था, जिंदगी जेल में सड़े तब सजा मिले, तब पता चले कि तूने बाहर की दुनिया इसलिए तेरे अपराध की वजह से छोड़ दी, बाहर के सुख सुविधा। मैं तो सुमन जी समझती हूँ आपकी बात को कि आपकी सरकार, मेरी सरकार की बात नहीं है, जेल में जिस तरह अपराधी ऐशो आराम में रहते हैं ना, कोई ऐश नहीं है तो उनके लिए आराम। सुमन जी कोई ऐश नहीं है, छोड़िए उन अपराधियों को जिनको खुली जेल में रखा जाता है। जो कार्रवाई हुई मैं उसको जस्टिफाई नहीं करती, लेकिन देश ने सैल्यूट किया। लेकिन मैं इस बात पे कि सजा मिलनी चाहिए, फास्ट ट्रैक होना चाहिए, त्वरित न्याय होना चाहिए। क्योंकि आज एक छोटी बच्ची, 3 साल की बच्ची जिसके साथ मैं बात कर रही थी, उसकी माँ लेके आई थी, उसके प्राइवेट पार्ट्स को जिस तरह से नोचा गया था, उनके फैमिली मेंबर है, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं दर्ज कराना चाहती। पर वो बच्ची जो है, जिसकी काउंसलिंग, जिसकी बातचीत हुई है, वो तो उस ट्रॉमा में पूरी जिंदगी नहीं निकल पाएगी। ये हमको समझना पड़ेगा उस पीड़ा को। क्योंकि मैं एक यहाँ की एक आला अधिकारी की बात करती हूँ, जो आज भी, जो उसके बचपन में हादसे हुए हैं, उसकी वजह से डिसऑर्डर हो गई है, वो अब भी उसको याद करती है। तब जब उसके साथ हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के साथ बिठाया, बात की, तब जाके ये निकल गया कि इसके बचपन में ये सब हुआ था। उस पीड़ा का कोई निशा जी, मैं लौट रहा हूँ आप लोगों के पास में। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। बने रहिए आप जन टीवी के साथ।
बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नारी, और नारी में हम बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण की। 2020 महिलाओं के लिए होना चाहिए, कहा तो यही जाता है, लेकिन आंकड़े जो जिस तरह के चौंकाने वाले आ रहे हैं वो एक सभ्य समाज पे एक तमाशा भी है। लेकिन खैर, हर घटना से एक लेसन मिलता है, कोशिश की जानी चाहिए उस दिशा में हम 2 कदम आगे बढ़ सकें। चलिए, मैं डॉक्टर पल्लवी के पास में जाना चाहूंगा। पल्लवी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि निर्भया का केस, उसके बाद में सख्त कानून बने, और कानून के बाद जब अदालत के फैसले आते हैं तो वो इसी दृष्टि से होते हैं कि नजीर बनेंगे। निर्भया केस, जैसे अभी निशा जी ने कहा, सुमन जी ने कहा कि लंबा बहुत चल गया, तो बात नजीर की है यहाँ पे। निर्भया केस महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कहें, या फिर जैसे, क्योंकि 2 बातें हैं इसमें, अदालत का फैसला और उन पेरेंट्स जो दुनिया छोड़ के भी चली गई वो बच्ची, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी मां को हम दिखा रहे हैं, उनका इंटरव्यू भी हमने किया, वो सिर्फ इस वजह से खड़ी हुई है कि एक निर्भया चली गई लेकिन कोई दूसरी निर्भया ऐसी ना बन सके। तो वो भी एक मजबूती के साथ में लड़ाई लड़ रही हैं, आज भी लड़ रही हैं वो। तो ये कुछ ऐसी स्थिति होगी, ऐसे सिरफरों के लिए सोचने को मजबूर करेगी कि इसका अंजाम क्या होता है। बिल्कुल, मैं इस बात पे बिल्कुल सहमत हूं कि पूरी सोसाइटी को एक लेसन मिलेगा कि हाँ, जो हमारा जो कोर्ट है वो एक लेवल पर आने के बाद में हमें सही जजमेंट जो है वो देगा, क्योंकि हम पूरा जो हिंदुस्तान है वो अपने कोर्ट पे रिलाई करता है कि वो ही सही जजमेंट देगा, और पूरी सोसाइटी को ये एक लेसन मिलेगा। खासकर आप सरफिरों की बात कर रहे हैं जो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड हैं, पर इवन कॉमन लोग भी जो आगे जाकर कुछ गलत कर सकते हैं या उनकी टेंडेंसी है, उनको एक लेसन मिलेगा कि ऐसा पनिशमेंट जो है वो मिल सकता है। और जो बाकी जो गर्ल्स हैं, अगर उनके पर्सपेक्टिव से हम देखें तो मुझे लगता है कि उनका जो फेथ है अपनी सोसाइटी पे वापस डेवलप होगा। जो उनका डर है कि नहीं कुछ गलत हमारे साथ हो सकता है, वो थोड़ा कम होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा रूल ऑफ लॉ है वो अपने आप को स्टैब्लिश जब करता है, जब एक ऐसा वर्डिक्ट आता है, पूरी पॉपुलेशन को उससे इफेक्ट होता है, तो मैं बिल्कुल सहमत हूं कि जरूर एक लेसन जो है पूरे हमारे समाज को मिलेगा कि एक जो कोर्ट है वो ऐसी प्रॉब्लम्स को बहुत एडमेंट तरीके से फाइट करता है, और पूरी जो पॉपुलेशन है मुझे लगता है वो उसके साथ में है। एसोचैम की एक रिपोर्ट छपी हाल ही में जिसमें कहा गया कि अगर महिला को नेतृत्व दिया जाता है तो डिसीजन पावर 3 गुना होती है। बात सेविंग की हो चाहे इन्वेस्टमेंट की हो, महिलाएं जिस रेसों में काम कर रहे हो पुरुष से आगे हैं। डॉक्टर नीतू, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। क्या लगता है आपको, अगर आप भी खूब महिलाओं से भी मिलती हैं, गर्ल्स से भी मिलती हैं, खुद भी आप एक जॉब में हैं, ये रिपोर्ट वर्तमान समाज में कितनी, समाज के खैर वर्तमान की है रिपोर्ट, तो वास्तव में कितनी धरातल पे देखी जा सकती है, या फिर ये कहें कि हाई प्रोफाइल रिपोर्ट है, नीचे धरातल पे ऐसा नहीं है? सर, इसका जवाब मैं थोड़ी देर में देती हूँ। अभी मैं ये कहना चाहती हूँ कि सुमन जी की बात से मैं सहमत हूँ कि कोई भी वर्डिक्ट आता है तो थोड़ा जल्दी आना चाहिए, और उसके अलावा जो निर्भया केस के अंदर जितनी भी हमने जनता देखी जो साथ में खड़ी थी, वो इसलिए खड़ी थी कि कहीं ना कहीं उनके साथ में भी ऐसा कुछ ना कुछ हुआ है, चाहे छोटे लेवल पे परिचित या सुना हुआ, किसी ने सीटी मारी होगी, किसी ने आंख ही मारी होगी, किसी ने बस में चलते हुए छेड़ा ही होगा, या कुछ ना कुछ ऐसे कोई पार्ट वो रहे होंगे जिसमें उन्होंने ऐसा कुछ फेस किया होगा, इसलिए वो सारे के सारे जन जो है वहां पे एकत्रित होकर खड़े रहे थे। अब जो पुरुष है और जो बॉयज है उनको ये मैनेज करना बहुत जरूरी है, उनको आना चाहिए अपने गुस्से को, अपने पोजीशन को, अपने इनटॉलरेंस को मैनेज करना उनको आना चाहिए। तो जैसे गवर्नमेंट बहुत सारे कोर्सेज चलाती है, तो मुझे लगता है एंगर मैनेजमेंट पे बॉयज को लेकर भी कोर्सेज जो है वो चलाने चाहिए कि किस तरह से हाउ दे कैन मैनेज देयर एंगर एंड पोसेशन एंड टॉलरेंस लेवल, ये है। और रही बात महिलाओं के हाथ में नेतृत्व देने की, तो जो महिला बहुत सारे काम आप देखते होंगे, अगर कोई महिला विडो है, कोई महिला अगर सिंगल लेडी है, तो भी वो अपने घर, अपने बच्चों को, अपने प्रोफेशन को हर तरह से सक्षम है संभालने में आज की तारीख में, और पहले भी संभालती थी, पर पहले उनको इतना एक्सपोजर नहीं मिलता था। अब क्योंकि एक्सपोजर मिलता है तो आप देखेंगे कि हर जगह महिलाओं का नेतृत्व जो है वो अच्छा ही रहा है। ये मैं सबसे कहना चाहूंगी। मैं भी ये भी कहना चाहूंगी कि महिलाएं मल्टीटास्कर होती हैं। मल्टीटास्कर भी एक बहुत मैं जिक्र करना चाहूँ, देखिए वैसे भी हम घर में देखते हैं, हम लोग सभी परिवार के साथ में रहते हैं, दोहरी भूमिका होती है, वो जॉब भी करती हैं, तो घर में एक वो मेंटेलिटी बन चुकी है कि मुझे पहले परिवार का खाना भी बना के जाना है या व्यवस्था करके जानी है, अगर मेड भी आती है तो ये खाना बनेगा, इसके लिए ये तैयार कर देना है। तो सोचिए कि दिमाग कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक चलता है, फिर आपको वहां भी जाना है। ये तो है नहीं कि जाके आप किताब खोल करके पढ़ाना शुरू कर दोगे, या बैंक में जा रही हो तो बस अपना लैपटॉप या कंप्यूटर ऑन करके आप शुरू हो जाओगे।
कुछ उसके लिए भी आपको पहले से तैयार करना होता है। तो ये बिल्कुल इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि दोहरी भूमिका महिला को निभानी होती है कि आप जहां काम कर रहे हो वह भी और जो घर की अपनी एक जो जिम्मेदारी है वह भी। तो आप ये सोचिए कि कितना मैं यहाँ पे, चलिए आप सब लोग बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगा बाड़मेर की रूमा देवी का, जो पिछले बार हमने जब आप लोगों को रूबरू कराया था, उनसे एक मुलाकात की थी। उनकी जो जीवन कहाँ से शुरुआत, 4 साल की थी तो माँ छोड़ के चली गई, उसके बाद कैसे परिवार वालों के साथ रही, गरीब स्थिति के अंदर परिवार वालों ने उसकी मैरिज कर दी, मैरिज के बाद में भी पतिदेव नशे पते में मिलते रहते थे, बच्चे की डेथ हो गई। तो वहीं से एक देखिए कहाँ शुरुआत की और आज रूमा देवी बिल्कुल रूमा देवी है और 22,000 महिलाओं को जिसने स्वावलंबी बनाया, स्वरोजगार से प्रेरित किया, तो वह रूमा देवी है। तो इसमें कहीं कोई डाउट नहीं कि अवसर मिलना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, एक सोच होनी चाहिए और मुझे लगता है कि लगन और मेहनत भी काफी इसका नतीजा देती है। तो महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जिसके लिए हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जरूरी इस बात को लेकर के है कि खुद महिला आगे बढ़े। मैं एक सुमन जी एक बात जानना चाहूंगा, पिछले 2 एपिसोड पहले जब हमने बात की थी तो किसी एक सोशल एक्टिविस्ट ने कहा कि सब महिला की तो जड़ें महिला ही खोद रही हैं। मैंने पूछा भी उनसे, थोड़ा सा उन्होंने ब्रीफ करने की कोशिश की कि ऐसा लगता है कि चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज में हो चाहे दूसरी जगह हो, सबसे पहले महिला को काटने की कोशिश करती है। देखिए, पहले तो मैं बताऊंगी कि बायोलॉजिकली अगर हम देखते हैं तो महिलाएं दिखने में तो बड़ी सॉफ्ट सी दिखती हैं, लेकिन वो इंटरनली बहुत स्ट्रांग होती हैं। उसका एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि हम स्त्री पुरुष बराबर हैं, समानता की बात करते हैं। और जब तो महिलाओं के लिए करवा चौथ बना है, पुरुष के लिए नहीं बना। मैं बता रही हूँ ना कि महिला पुरुष कभी भी समान नहीं हो सकते हैं, महिला हमेशा अग्रणी रहेगी। तो एक मुहावरे के तौर पे हम लोग सुनते हैं ना कि भाई नर से नारी हमेशा भारी रही है और नर को हमेशा नारी का आभारी रहना चाहिए। ये स्लोगन परफेक्ट है, हम बराबरी की बात हम तो बहुत आगे हैं। इसका एग्जाम्पल ऐसे देती हूँ कि प्रसव पीड़ा जो अगर एक पुरुष भी लेके देखे, भगवान करे ऐसा कुछ साइंस डेवलप हो कि प्रसव पीड़ा पुरुष ले ही नहीं सकता है। 800 हड्डियां टूटने का दर्द महिला प्रसव पीड़ा में लेती है और एक जीवन देती है, और ये काम केवल महिला कर सकती। तो महिला कमजोर तो कहीं से नहीं हो सकती। लेकिन दूसरा सवाल आप लोग की तरफ से दागा जाता है कि महिला ही महिला की दुश्मन होती है। ठीक है, एक सिनेरियो जो पारिवारिक हिंदुस्तान दुश्मन का तो नहीं कह सकते, लेकिन जड़ें खोदती है, काटने की कोशिश करती है। आपने सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज यूज किया, ऐसा होता नहीं। हमारी जो पारिवारिक रचना है, संरचना बनी हुई है, और हमारी संस्कृति, हमारे पुरानी रीतियां, उसमें ऐसा लगता है कि सास, ननद, बहू, भाभी, ये जो रिश्ते नातों से गुथी हुई महिला होती है, तो उसमें वास्तव भी महिला का महिला से ज्यादा होता है। और ये कहानी तभी सामने आती है कि सास ही तो बहू को तंग करती है, ससुर तो तंग करता नहीं है, जेठ तो तंग करता नहीं है, देवरानी और जिठानी की लड़ाई होती है। तो एक कहानी बन गई है, बेसिकली है नहीं। जिसके साथ आप रहेंगे तो चर्चा ज्यादा होगी, संबंध ज्यादा होंगे, बातें ज्यादा होंगी। ऐसा नहीं है कि स्त्री की स्त्री दुश्मन है। देखिए, स्त्री को लोग एक, मैं बार बार जो कहती हूँ कि इंसान के रूप में समाज अभी भी उसको स्वीकार नहीं रहा है। मेरा एक सवाल है, लेकिन केवल वो प्रोडक्टिविटी, मैंने माइंड से, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे आकाश में उड़ने वाला हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, वो महिला को उसी दृष्टि से देख रहा है। ये बहुत गलत है, ये चेंज होना चाहिए। देखिए, आप एक पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़ी हुई है। मेरा सवाल जो है कि थोड़ा सा आपको तीखा लग सकता है, सवाल यहाँ पे ये है कि महिला को राजनीतिक दलों ने हमेशा मुद्दा बनाया, और मुद्दा इस नाते बनाया, चाहे वो रेप केसेस हो, चाहे किसी के साथ छेड़छाड़ की घटना हो या किसी का मर्डर हो, हम उसको केवल पॉलिटिकल एंगल से देखते हैं। चलिए वो भी बनाइए, कोई बात नहीं, लोकतंत्र है, हमें राइट दिया है ये, लेकिन कभी उसका सॉल्यूशन नहीं तलाशा जाता है जब सत्ता की कुर्सी पे बैठते हैं कि हमने ये आंदोलन या मूवमेंट उस वक्त खड़ा किया था और यह वजह थी, उसकी डेप्थ में जाने की कोई कोशिश नहीं करता। ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा इसलिए कि हम अभी भी पितृसत्तात्मक में जी रहे हैं। कुछ नहीं, इसमें पितृसत्तात्मक कारण क्या बता रही हूँ करेगा? ना, हाँ? जहाँ से निर्णय होना है, जिस सदन में बैठ के हिंदुस्तान की महिलाओं के बारे में सच्ची सोच के साथ ईमानदारी से नीचे तक जाने, वहाँ महिलाओं की संख्या कितनी है? आप छोटी संसद में तो भेज दिए कि पंचायत में बना दो सरपंच, प्रधान बना दो, निगम में पार्षद बना दो। बड़ी संसद में क्यों नहीं? लोकसभा में क्यों नहीं? विधानसभा में? क्योंकि वहां तो नीति नियंता वही लोग बैठे हैं। एक महिला गलती से कोई आगे बढ़ती है, उसके पीछे 10 लोग लग जाते हैं और सारे पुरुष मिलकर कील ठोक देते हैं। देखिए, बहुत गंभीर उदाहरण था, इसकी गंभीरता को आप देखें।
महिला का मैं बताती हूँ, ये जो निशा ने एग्जाम्पल दिया, चलिए वो तो ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के प्लेटफॉर्म में महिला कार्यकर्ता है, नेता कितनी बात उठाती है बताइए आप? उठाते हैं ना, लेकिन हमारा वजूद नहीं है, हम उस संख्या में नहीं है। एक पुरुष की हमारे जो बैठकें होती हैं उसमें पुरुषों की संख्या ज्यादा होती है। महिला कार्यकर्ता के रूप में मैं हूँ, 2 4 10 लोग होते हैं, वो आवाज कहाँ उठेगी? पुरुष लोग उसको दबा देते, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। कोई भी नहीं चाहेगा, क्योंकि उनको मालूम है कि महिलाएं अगर पार में आ जाएंगी तो पुरुषों का क्या होगा। ये डर पुरुष को खाए जा रहा है, इसलिए ना वो राजनीति में आगे आने देते हैं, ना अर्थव्यवस्था में आगे आने देते हैं, ना घर में। बिल्कुल है, मैं तो जोर से बोलती हूँ। देखिए मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति, वसुंधरा जी और इंदिरा गांधी ये 2 4 एग्जाम्पल हैं जिनका बैकबोन बहुत मजबूत था। वो महिला होने के कारण वहां नहीं पहुंची से, उसके पीछे बहुत स्ट्रांग सपोर्ट था। हम जैसी महिला कितनी पहुंची बताइए? ममता बनर्जी। ममता एक वही एग्जाम में आ रही थी कि ममता बनर्जी जैसी एक एग्जाम्पल मिल जाएगी आपको, बहुत सारे एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे। इसलिए हमारी साड़ी में कील ठोक के कि आगे बढ़ोगी तो तुम्हारे कपड़े उतरेंगे, ये संदेश है कि कील ठोका है तो साड़ी खुल जाएगी, महिला आगे जाएगी, फिर सोसाइटी उसको कैसे लेगा। ये दृश्य दिखाने की जहाँ सोच होगी वहाँ महिला कैसे आगे बढ़ेगी। और सीता और सावित्री के देश में हम किताबों में, तस्वीरों में पूजे जाते हैं, नवरात्रि के 9 दिन में पूजे जाते हैं, लेकिन क्या स्थिति हकीकत, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, मानसिकता सबकी एक समान है। चलो निशा जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए, आपने बहुत नजदीक से देखा है राजनीतिक दलों के लिए महिला इश्यूज भी, जिस तरह से गरीबी, बेरोजगारी, किसान और महिलाएं, आप किसी मैनिफेस्टो में आप देखिए, हर राजनीतिक दल में आप एक बजट सत्र देखिए, ऐसे तो बनेंगे कि अगर कहीं पे कोई बात होती है तो सारे राजनीतिक दल बिल्कुल उछल करके उसमें होंगे, अगर अपोजिशन में है तो। देखिए, मैं थोड़ा सहमत हूँ, थोड़ी असहमति है मेरी इस बात पे, क्योंकि मैं जिस आइडियोलॉजी से आती हूँ वहां पे मैं देखती हूँ कि वहाँ जब किसानों का झंडा फहराते हैं, उस झंडे पे उस दरांती को पकड़ के एक महिला भी खड़ी होती है और एक पुरुष भी खड़ा होता है ना। तो वो खेती करने वाली खेती हर महिला का महत्व वहां पे बताया जाता है। लंबे चौड़े रेजुलेशंस महिलाओं को लेके जरूर होते हैं। जब महंगाई की, गरीबी की और शोषण की, अत्याचारों की बात आती है तो वो रेजुलेशन रखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं, पास किए जाते हैं, और इम्प्लीमेंट तो जो रूलिंग में होगा उसको करना है, पहली बात। दूसरी बात, मैं जिस विचारधारा से आती हूँ उस विचारधारा के अंदर मैं एक बात, मेरा तो सिंपल सवाल है कि जब अपोजिशन में राजनीतिक दल होते हैं, मैं अपोजिशन की बात कर रही हूँ, तो रेप केसेस भी इश्यू होते हैं, मारपीट भी इश्यू होते हैं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ भी इश्यू होते हैं, और अगर आंकड़े जारी कहीं पे हो गए तो उसके लिए एक पार्टी तो ये कहती है कि पहले मुकदमे दर्ज नहीं होते थे, आज दर्ज हो रहे हैं, जिस वजह से आंकड़े हैं, और दूसरी पार्टी कहती है कि देखिए साहब, ग्राफ इस स्टेट का इतना बढ़ गया या इस जिले का इतना बढ़ गया कि यहाँ तो महिलाओं का रहना ही बहुत मुश्किल है। बेशक ये रूलिंग पार्टी और अपोजिशन की बात है, लेकिन मैं एक उस विचारधारा की बात कर रही हूँ, लेफ्ट की मैं बात कर रही हूँ। तो वहां पे किसी सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी बनाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी कंट्रोल कमीशन उनके मैनिफेस्टो के अंदर है। तो इसलिए उस तरह के मामले भी निकल के कभी आते नहीं है, क्योंकि वो कंट्रोल कमीशन सीधे मेंबरशिप से बाहर कर देता है। तो ये तो आप बात कर रहे हो क्यों पार्टी के कार्यकर्ता की किसी की, मैं तो आम बात बता रहा हूँ, आम बात बता रहा हूँ। सत्ता के भीतर और बाहर की बात कर रही हूँ, वो चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, और उनको भी इसी तरीके से काम करना चाहिए, क्योंकि महिलाएं भुगतती हैं उसको। दूसरी बात, बिना इसके मैं एक और चीज छेड़ दे रही हूँ कि अभी 2 महीने बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आने वाला है। हम खूब झंडे फहराएंगे, खूब सेमिनार करेंगे, खूब वर्कशॉप होगी। हाँ बिल्कुल, तो केक भी करता है महिलाओं का, और हम वो सब करेंगे। लेकिन बात यह है कि जो हमने हक और अधिकार अर्जित किए हैं, कमाए हैं, उसको तो हम संरक्षित करें, लेकिन जो वंचित हमारी बहनें आज भी हाशिए पे पड़ी हैं, उनको कैसे बराबरी पे लाने की बात करें। तो ये लबोलबाब जो है, चाहे हिंसा से लेके हर सवाल को लेके, हर जगह, हर स्थान को लेके, तो वो उसकी कोशिश भी तो की जानी चाहिए। वो खाली सेमिनारों तक सीमित नहीं रह जाए, वो राजनीतिक दलों का एजेंडा भी बने। और जो बात आपने उठाई है वो सही उठाई है कि वो
जब हम विपक्ष में होते हैं जोरदार तरीके से इस बात को उठाते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तब भूल जाते हैं कि हमने ही इसी मुद्दे पे आंदोलन किया था और हम ही भूल गए हैं कि महिलाओं के लिए किया जाना चाहिए था। तो ये तो महिलाओं को याद दिलाना पड़ेगा, बार बार उनको याद दिलाना पड़ेगा कि ये आपकी जवाबदेही थी। अब कोई जवाबदेही कानून बन जाए तो अलग बात है। चलिए आप लोग बनवाइए उसको। डॉक्टर पल्लवी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। सवाल यह है कि 21वीं सदी में हम लोग हैं और महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है। महिलाएं दिखती हैं बहुत सारी, हर जगह भी दिखती भी हैं, लेकिन 33% आरक्षण आने से क्या वास्तव में स्थितियां बदल जाएंगी? दूसरी बात, प्रदेश में लोकल बॉडीज और पंचायती राज में ऑलरेडी आरक्षण है, महिलाओं की संख्या काफी दिखती है, तो उससे कुछ स्थितियां बदली हुई दिखी हैं? अगर आपकी कहीं रूरल बेल्ट में चर्चा होती हो, अर्बन में बात होती हो, या फिर फ्रेंड्स काफी होती हैं जिनसे बातचीत होती है, ये पॉलिटिकल एजेंडा है वैसे मेरा, लेकिन इससे कुछ स्थितियां बदल पाएंगी? बिल्कुल मैं एग्री कर रही हूँ कि स्थितियां बदल सकती हैं। पहली बात तो ये एजेंडा सामने आया ही क्यों 33%, 33% हमको रिजर्वेशन चाहिए, जब पॉपुलेशन अगर हम मान रहे हैं कि 50% मेल है, 50% फीमेल है, तो 33% आने का मतलब क्यों है? क्योंकि वो नेचुरली नहीं आ रही। अपने आप फीमेल्स ना तो पॉलिटिक्स में आना चाह रही हैं, ना तो किसी प्रोफेशन में आना चाह रही हैं। वो एक इनहिबिटेड क्लास है, वो ऐसी क्लास है जो घर के अंदर सेकंड सिटीजनशिप जैसा उसको स्टेटस है। तो हम जब उन्हें प्रमोट करेंगे, भले लीगली प्रमोट कर रहे हैं हम, अगर लोकसभा में, राज्यसभा में इतना परसेंट, जैसे मैम ने भी अभी कहा कि जब तक रिप्रेजेंटेशन पूरा नहीं होगा, इक्वल परसेंटेज वहां पर नहीं आती, तो अपने इश्यूज मुद्दों को लेके कैसे आएंगी? तो वहां पर एक इतनी बड़ी बेंचमार्क पे जब लेडीज वहां पर बोलेंगी, इतना परसेंटेज लेके आएगा। और ऐसा नहीं है कि विमेन में पोटेंशियल नहीं है, ये सबने देखा है कि विमेन हर एस्पेक्ट को, मल्टीटास्किंग होती हैं, हर एस्पेक्ट को बहुत अच्छे से समझती हैं और अपने सामने रख भी सकती हैं। उनको मौका तो मिले, तो मौका जब मिलेगा जब हमारा जो सिस्टम है वो उसे अग्री करे। तो मैं बिल्कुल इसको अग्री कर रही हूँ कि 33% जो रिजर्वेशन है वो आना चाहिए। अब दूसरी बात आपने ये कही, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए पॉलिसी मेकर, जब पॉलिसी बनाने वाले लोग बैठेंगे तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि 33% वो, लेकिन मैं बात स्थिति की कह रहा हूं कि क्या वास्तव में महिलाएं भी इतनी मुखर होकर आगे खड़ी हो पाएंगे? जैसे सुमन जी कह रही हैं अभी कि हमारी संख्या कम होती है, कौन सुनता है? और ये बात सही है कि ममता बनर्जी का उदाहरण छोड़ दीजिए, बाकी महिलाएं इस तरह से कोई आगे नहीं बढ़ पाई हैं, ये सब जानते हैं। हाँ, ये जो आप कह रहे हैं कि क्या ऐसा लगता है कि आगे कोई चेंज आ सकता है इससे, तो अगर हम इसको, मैं एजुकेशन से रिलेट करती हूँ कि पहले और अभी की स्थिति में फर्क है। पहले जितनी लड़कियां एजुकेशन में जा रही थी, आज रूरल बैकग्राउंड से इतनी लड़कियां कॉलेज में पढ़ने के लिए आ रही हैं। तो जब एजुकेशन उनको पूरी मिल रही है, हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज भी हैं, उनकी फीस भी कम लगती है, तो ऐसा भी नहीं है कि पेरेंट्स के ऊपर, लड़कों से अब आप बोर्ड्स के एग्जाम्स में देखिए कि अगर 12th का बोर्ड है, 10th का बोर्ड है, तो गर्ल्स ज्यादा स्कोर कर रही हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि पढ़ने में कम है, पढ़ती भी हैं, काबिलियत भी है। कितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, IAS, RAS है, वो भी पास करती हैं। तो कहीं भी महिला कम तो नहीं है। ना ही पेरेंट्स आजकल जैसे स्कूल में पहले भेजा नहीं करते थे, हाँ अभी भी एक तबका है जो कि नहीं भेजता है, पर ज्यादातर अगर हम क्योंकि स्कूल के अंदर भी देखें तो गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं वहां पे उनकी फ्री एजुकेशन है, तो वहां पे पेरेंट्स भी अब लड़कियों को भेजने लगे हैं। अब जो लड़कियां थोड़ी सी आउटस्टैंडिंग है, आउटगोइंग है, उन लोगों को बहुत अच्छा मौका है कि वो फोर फ्रंट पे आएं और वही अपनी लोकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगी। एक शहर में बैठी हुई लड़की गांव की प्रॉब्लम नहीं समझ सकती है, गांव से जो निकल के आई है लड़की वो समझेगी। चलिए डॉक्टर नीतू, आपके पास में आना चाहूंगा। मैं सवाल इस वजह से पल्लवी जी से किया था, उन्होंने अपनी तरीके से उसे डिफाइन करने की कोशिश भी की है। देखिए पंचायती राज में आरक्षण है, लेकिन आज भी बड़ी पीड़ा की बात है कि कहा यह जाता है कि महिला अगर रिजर्वेशन से जीत के आ रही लेकिन नेतागिरी उसके पति को करना है, प्रधान बन गई तो देखिए गजब लिखते हैं बाकायदा कि सरपंच पति, प्रधान पति, तो वो बन तो रही है लेकिन डिसीजन नहीं कर पा रही है अभी भी। इसके लिए मैं सर कहना चाहूंगी कि पहले मैं आरयू में आने से पहले एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे रह चुकी हूं, तो हम साइन कराने के लिए जब विधायक महोदया के पास पहुंचे तो वो हमारे सामने नहीं आई, उनके हस्बैंड ही अंदर लेकर लेटर जाकर साइन करके लेकर आए। तो वो जिस पोजीशन पे वुमेन जीती है वो अपनी पोजीशन को खुद टैकल करे, अपनी स्थिति को खुद जूझे। लेके आपके हस्बैंड ही आ जाते, आप क्यों आई हैं? नहीं सर, मैं तो खुद ही गई थी। पर ये है कि सर जब अगर कोई पोजीशन होल्ड कर रही है वुमेन, तो वो अपना संचालन, अपने डिसीजंस वो खुद ले, उनके हस्बैंड या कोई और इन्फ्लुएंस होकर उनके घर वाले नहीं बताएं कि उनको क्या डिसीजन लेना चाहिए, वो अपने बूते पर जाने कि उनको क्या करना चाहिए। राइट।
क्योंकि मैं इस वजह से देखिए बीच में चर्चा में लेके आए, मुझे अच्छे से ध्यान है, शायद सुमन जी और निशा जी को मालूम होगा, मुझे अच्छे से ध्यान है कि प्रतिभा पाटिल जी यहाँ पे गवर्नर थी। आप सरप्राइज करेंगे दोनों। 119 ट्रैप केसेस महिला सरपंचों के और पार्षदों के, वो बेचारी को एक सीमेंट का कट्टा लेते हुए पकड़ी गई, किसी ने 150 रुपए ले लिए। ये केसेज 119 केसेज प्रतिभा पाटिल जी ने उसको रुकवाया बाकायदा एसीबी से कि हो ही नहीं सकता महिलाएं इस तरह से। अचानक ये क्या बाढ़ आ गई। इन्वेस्टिगेशन वहां की सौदा कोई पति कर रहा है, कहीं उसका बेटा कर रहा है, कहीं को देवर कर पता भी रहा है, नहीं चलता और उनका सिग्नेचर ले लिया जाता है। बात और महत्वपूर्ण है, मैं जोड़ना चाहूंगी कि एजुकेशन कितना मस्ट है। अभी फिर एजुकेशन हटा दिया गया। खैर वो होना चाहिए, लोगों ने एजुकेशन डाला था, लेकिन वो यही से होना चाहिए। एजुकेशन तो मस्त है, एमपी और एमएलए में भी होना चाहिए, एमपी और एमएलए में भी होना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। सरपंच में मिनिमम क्वालिफिकेशन, सांसद तक होना चाहिए। क्वालिफिकेशन के बगैर कैसे देश चलेगा, कैसे सदन चलेगा, ये तो बहुत ही दुर्भाग्यजनक स्थिति, बदलाव होनी चाहिए। सरपंच बेचारी फंस गई, उसको पता ही नहीं है क्या चीज पे साइन करी है, पति भी अनपढ़, वो भी अनपढ़। उस विभाग का एडमिनिस्ट्रेटिव मुखिया कोई आईएएस अधिकारी होता है और उस विभाग का मुखिया बॉस कहे वो मंत्री होता है। मंत्री सिग्नेचर कहाँ करना है लिख वो दिया, करवाएगा, मरवाने के लिए कर दो भैया, पढ़ी लिखी नहीं हो, कर देंगे साइन। पढ़ी लिखी होती तो ये हाल नहीं होता। तो एजुकेशन तो मस्ट है। लेकिन मैं ये बात जानना चाहता हूँ सुमन जी, समय कम है, 33% अगर आरक्षण अगर वास्तव में आता है तो स्थितियां बदल पाएंगी या तब भी यही स्थिति रहेगी कि नहीं अभी पार्टी की गाइडलाइन क्या है? क्योंकि मैं देखिए इस वजह से अगर मुझे राज्यसभा में यही निर्भया केस का मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है। एक मिनट सुनिए कि निर्भया केस का 16 दिसंबर 17 दिसंबर की रात को जो घटना हुई और जब उसके बाद में हाईलाइट हुई मीडिया में, तो महिला सांसद राज्यसभा में कितनी सारी बैठी हुई थी। जया बच्चन जब बीच में निकल के आई तो उन्होंने कहा कि हमें डूब मरना चाहिए, महिला सांसद हम पार्टी गाइडलाइन में बंधे हुए हैं, सबको उठा करके वो एलजी के पास में लेकर के कि हो क्या रहा है इस देश में, इस बच्ची के साथ में किस तरह की निर्दयता पूरा की है जिस तरह घटना, और हम लोग खामोश नहीं बैठ सकते। तो महिलाओं को भी मेरे को लगता है कि पार्टी लाइन से देखे की तरह होकर के अगर कोई इश्यू है तो उस पर गौर फरमाना चाहिए, क्योंकि जब ये माइंड सेट बन चुका है कि आज भी पुरुष प्रधान मानसिकता कहीं ना कहीं एक राइडर की तरह है, तो ये तो आगे बढ़ने के लिए थोड़ा तो जंग लड़नी पड़ेगी। नहीं बिल्कुल, मैं जया बच्चन जी को सैल्यूट करती हूँ कि उन्होंने इनिशिएट किया, उसके बाद सारे सांसद बोलना शुरू हुए। वहां पे विमेन इश्यू पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, विमेन इश्यू आपका एजेंडा है, स्वयं का एजेंडा है। अगर उस पे आप नहीं बोलेंगी, पार्टी लाइन से बंध के रहेंगी, तो इसीलिए तो अभी तक 33% हमें मिला नहीं। यदि हम लोग यही सब नहीं सोचते तो कब का ले लेते। वहां पहुंचे 12% के 11% लोग पहुंचे हैं पूरी पॉलिटिकल पार्टी, मेरे ख्याल से 11-12% ही है लोकसभा में। अब की बार है भी, अब की बार है, हाँ, लगभग 11 के आसपास। कभी 3, 4, 8, तो ये बहुत दुर्भाग्यजनक। जिस दिन महिला पहुंचेंगी, मुझे लगता है उस संख्या का इंतजार इस देश को भी है। 33% मिलेगा तो सुधार होगा। आवाज में ताकत होती है। आप अगर देखिए कि अभी प्रधान हो, सरपंच हो, वहां 50% रिजर्वेशन हुआ तो कई अच्छी महिला सरपंच भी सामने आई, कई अच्छे पार्षद भी नजर आए, तो लीडरशिप भी डेवलप हुई। तो मौका मिलेगा तो जरूर बोलेंगे। अवसर ही नहीं मिल रहा, आप 12% में लपेट के रखो और कहो कि आप निर्णय करो। वो बेचारी डरती है वहां पे कि हमारे को फिर एक्शन हो जाएगा पार्टी के लाइन पे, तो इसलिए चुप ही रहो, चलो जो मिल गया सो पालो, मुझे मिल गया मैं इतने में संतुष्ट हो जाऊं। ये मैं इस मामले में सुषमा स्वराज जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ और गीता मुखर्जी जी को, आपकी पार्टी से थी, उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस इशू को बहुत लड़ाई लड़ी। आज दोनों दुनिया में नहीं है, लेकिन अभी कोई ऐसी आवाज मुझे सदन में नहीं दिख रही है जो महिला की आवाज को उठा सके, रिजर्वेशन की बात कर सके। आवाज की जी आवाज की बात पे तो निशा जी बताएंगे। निशा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो निकल करके आ रहा है, कुछ चीजें ऐसी हैं कि महिला को दबके नहीं, 21वीं सदी में वास्तव में उसके महत्व को भी समझना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हर महिलाएं दुबक के नीचे बैठ जाती हैं या सहन करती रहती हैं या फिर अपनी आवाज नहीं उठाती या फिर लगता है कि छोड़ो कौन वो लगेगा। ये सब होता तो आप चारों हमारे बीच में नहीं बैठी हुई होती, सब अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ी हैं। अभी तो आप ही दुबके हुए हो हम चारों के बीच में। चलिए, मेरा एक पेशा, मैं इस वजह से आपके बीच में हूँ। तो वास्तव में ये हम मान सकते हैं कि महिला को खुद को भी एक स्ट्रांग होना पड़ेगा। वो वक्त निकल गया अब कि जब आप उन बेड़ियों से बाहर निकल रहे हैं तो आप समझना भी होगा कि वास्तव में 21वीं सदी का महत्व महिला के लिए कितना है। या 2020, जो मैं आईपीएल तो नहीं कहूंगा इसको, लेकिन इसके महत्व को समझना होगा कि वास्तव में अपना लोहा मनवाना है और हमारा वजूद जो है उसे साबित करने के लिए खुद को भी आगे बढ़ना पड़ेगा। बेशक महिलाओं ने समय समय पे प्रयास किए हैं। मैं पहले शुरुआत में मैंने ये बात कही थी, और
हम जो चारों बैठे हैं या हमारे जैसी और बहन बेटियां जो बाहर निकली हैं, तो वो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिला है। और अभी भी मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो अपने दम पे बाहर निकल के आई हैं और हर क्षेत्र के अंदर उन्होंने अपना नाम कमाया है और अवसर बेशक कम मिले। और जहाँ पंचों सरपंचों की बात चल रही है, मुझे छग्गी भाई याद आ रही है ना। छग्गी भाई ने कितना अच्छा काम किया, नौरती ने कितना अच्छा काम किया, खुद अनपढ़ थी, खुद कंप्यूटर सीखी, 700 महिलाओं को अपनी पंचायत के अंदर कंप्यूटर सिखाया और फिर पूरे इलाके के अंदर अभी भी एक्टिव है वो। तो बहनों को जब मौका मिलता है, क्योंकि इंदिरा जी को अगर नेहरू जी पत्र नहीं लिखते तो इंदिरा जी नहीं बनती, तो कहीं ना कहीं वो सपोर्ट सिस्टम मिलता है। तो अगर उनको भी नौरती बाई को कोई साथ सहयोग मिला तो नौरती बाई तब एक नजीर उसने पेश कर दी अजमेर संभाग के अंदर, तो वो अवसर मिलेंगे तो बेटियां आगे बढ़ेंगी। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है। तो कुल मिलाकर के नारी में हमारा जो एजेंडा है वो यही रहता है कि महिला सशक्तिकरण के लिए अगर कोई मुद्दा है, कोई इश्यू है, तो उसे आगे लाया जाना चाहिए। महिलाएं किस तरह से मोटिवेट हो सकती हैं और अगर कहीं कोई बंधन है तो उससे बाहर निकलना होगा। जैसे हमने बाल विवाह का जिक्र किया, इसमें वास्तव में बाल विवाह अंग्रेजों के जमाने में एक एडल्ट एज जो गर्ल्स की थी वो 14 ईयर थी और मेल 18 ईयर, उसको बढ़ा करके आगे किया। तो उस जमाने में जब ये सोच थी तो मुझे लगता है कि अब तो इससे बाहर आना चाहिए। भीलवाड़ा का जो उदाहरण अभी सामने आया है वो बड़ा चौंकाने वाला है। तो कोशिश की जानी चाहिए कि समाज में जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। नियम, कायदे, नजीर सब वही रह जाती हैं। जब तक सोच बदलेगी तो मुझे लगता है कि तभी ये हम ठीक से लागू कर पाएंगे और एक जो मोटिव है 21वीं सदी का, तब उसमें सफल हो पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। नारी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।